नानी और कार्थी सिर्फ दुश्मन ही नहीं थे, वे एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत थे। लेकिन अब वे एक खतरनाक सट्टेबाजी ऐप माफिया के खिलाफ एक मिशन पर हैं। आइए देखें कि यह कैसे सामने आता है। नानी और कार्थी की मुलाकात एक कैफे में हुई। जैसे ही नानी ने कार्थी को देखा, वह खुशी से मुस्कुराए और उनसे हाथ मिलाया। हालांकि कार्थी उलझन में थे, वे हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे थे। तो फिर नानी अचानक इतनी मित्रतापूर्ण क्यों हो गयी? वे एक मेज पर बैठ गए। नानी एक साधारण किंतु विलासी व्यवसायी की तरह दिखती थी। दूसरी ओर कार्थी एक स्टाइलिश, आधुनिक युवक था जो फैशनेबल पश्चिमी परिधान पहने हुए था। अभी भी हैरान, कार्थी ने पूछा, नानी, आप इतनी खुश क्यों हैं? हमारे बीच यह दोस्ती अचानक कब से शुरू हो गई? नानी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम कभी दुश्मन थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सब कुछ क्यों बदल गया? फ्लैशबैक शुरू होता है। नानी एक सरकारी डिग्री कॉलेज में छात्रा थी। कार्थी ने एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी पहली मुलाकात एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। कार्थी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे, लेकिन उस दिन वह जल्दी आउट हो गए। इस बीच टीम में शामिल नए खिलाड़ी नानी ने शानदार खेल दिखाया, छक्के और चौके लगाए और मैच जीत लिया। नानी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जहां पूरी टीम जश्न मना रही थी। वहीं कार्थी को गुस्सा आ रहा था। वह यह स्वीकार नहीं कर सके कि नानी सुर्खियों में आ गई। वह मौन आक्रोश जल्द ही घृणा में बदल गया। वो लड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ दिनों बाद हेमा नाम की एक खूबसूरत लड़की दूध के पैकेट खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकली। नानी उसी डेयरी की दुकान पर थी। इस तरह उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक ही आयु वर्ग से थे और अपनी डिग्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। वे हर सुबह डेयरी की दुकान पर मिलने लगे और जल्द ही वे घनिष्ठ मित्र बन गए। एक दिन हेमा ने अपनी सारी बात नानी को बता दी। मेरे पिता ने शेयर बाजार में सब कुछ खो दिया। हम मुख्य शहर में रहते थे, लेकिन हमारा व्यवसाय चौपट हो जाने के बाद हमें यहाँ आना पड़ा। नानी को पता नहीं था कि कार्थी हमेशा दूर से ही हेमा की प्रशंसा करता था। जब उसने नानी और हेमा को बात करते देखा तो नानी के प्रति उसका गुस्सा दोगुना हो गया। उस दिन के बाद से जब भी वे मिलते, उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता। कार्थी की नफरत और भी बढ़ गई। एक शाम अपनी बालकनी में खड़े होकर कार्थी विचारों में खो गया और उन सभी क्षणों को याद करने लगा जब नानी ने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसके चाचा जगदीश ने उसकी हताशा देखी और पूछा, क्या हुआ कार्थी? कुछ नहीं चाचा, कार्थी ने जवाब दिया। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा देख सकता हूँ। बताओ क्या हो रहा है? कार्थी ने अंततः बात की। वह लड़का, नानी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पहले उसने मैच जीता और मेरी शोहरत चुरा ली। फिर वह उस लड़की के पीछे पड़ गया जिससे मैं प्यार करता हूँ, और अब पढ़ाई में भी वह मुझसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जगदीश ने एक पल सोचा और कहा, इस बात को अपने ऊपर ज्यादा असर मत पड़ने दो, हम इस बारे में कुछ करेंगे। इतने वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों के बाद कार्थी और नानी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं। उन्होंने अपनी परीक्षाएं दी हैं और अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं। कार्थी इंजीनियरिंग के बाद अपने पिता के व्यवसाय की देखभाल करने के लिए मास्टर्स या एमबीए करने अमेरिका चला जाता है। इसलिए आदि लंबे समय तक अमेरिका में रहता है और अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करता है। वह वहाँ खूब आनंद उठाता है और यदि उसके दोस्त की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों बाद भारत लौट आता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसे एक टी शर्ट दिखाई देती है जिस पर शादी में कैटरिंग करने वाले लड़कों द्वारा नानी कैटरिंग लिखा हुआ है। तभी नानी को तुरंत गुस्सा आ जाता है और वह सोचती है कि नानी क्या कर रही है और शहर में इधर उधर घूमती रहती है। वह जहाँ भी जाते हैं उन्हें नानी खानपान केंद्र, नानी रेस्तरां, नानी चाय स्टॉल आदि दिखाई देते हैं। वह तुरंत उस कॉलोनी में जाता है जहां नानी रहती है। नानी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता है। जब वह जाता है तो पाता है कि जिस जगह नानी का घर है वहाँ एक बहुत बड़ी इमारत है। यदि नानी वहाँ नहीं होती तो वह घर वापस चला जाता है। एक सप्ताह के बाद दोनों एक रेस्तरां में मिलते हैं। नानी अपनी कहानी कार्थी को बताती है। आप अपनी मास्टर डिग्री करने गए थे अपने अंतिम वर्ष के बाद। मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था और नौकरी के लिए जा रहा था। तभी दो अज्ञात लोग आए और मेरे साथ मारपीट की, मेरे प्रमाण पत्र छीन लिए और चले गए। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है।
मैं कुछ दिनों तक बेकार बैठा रहा और फिर एक अंकल की चाय की दुकान पर काम करने लगा और सामान्य रूप से काम करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद मैंने अपनी चाय की दुकान शुरू कर दी। मैंने सोचा कि आइए हम उन युवाओं के लिए अंशकालिक नौकरियां पैदा करें जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। कई छात्र इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि यह अंशकालिक नौकरी उनके लिए उपयोगी होगी। मैंने प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे की कार्य शिफ्ट देकर काम करने का मौका दिया। इस तरह मेरा व्यवसाय विकसित हुआ। उन्हें काम मिल गया। आज पूरे शहर में लगभग 1000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरी कई चाय की दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ होटल, खानपान केंद्र, रेस्तरां आदि भी हैं, लेकिन वह कहते हैं कि यह सब आपके कारण ही संभव हुआ है। कार्थी को फिर कुछ समझ नहीं आता। वह पूछता है, यह सब मेरे कारण ही संभव हुआ? जब उनसे पूछा गया कि इसका मुझसे क्या लेना देना है, मैं ऐसे कई लोगों के साथ काम करता हूँ जो इस बात से चिंतित हैं कि उन्होंने सट्टेबाजी ऐप्स में पैसा खो दिया है। मैं ही हूँ जो उनकी यथासंभव मदद करता हूँ। वे कर्ज में हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इन ऋण वसूलीकर्ताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है। जब मैं उन्हें बचाने गया और पूछा कि क्या हुआ है, तो मुझे पता चला कि यह आपके चाचा थे जिन्होंने उन सभी को कर्ज दिया था और उस कर्ज की वसूली कर रहे थे। एक दिन जब मैं तुम्हारे चाचा से मिलने गया तो वहाँ पहले 2 लड़कों ने तुम्हारे चाचा के साथ मुझ पर हमला कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उन सभी की पिटाई कर दी और आपके चाचा से सट्टेबाजी ऐप्स के बारे में पूछा। आपके चाचा ने कहा कि वह आपको आपका प्रमाण पत्र देंगे। मैंने कहा ठीक है, और प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैंने आपके चाचा से ऊंची आवाज में पूछा, आप लड़कों को क्यों निशाना बना रहे हैं? आपको उन लड़कों की सूची कहाँ से मिलती है जिन्हें विशेष रूप से पैसों की जरूरत है? जिन लड़कों को आप कर्ज दे रहे हैं और उनसे पैसे वसूल रहे हैं, वे सब सट्टे में पैसा हार चुके हैं। आप वास्तव में इन सट्टेबाजी ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं। रिश्ता क्या हुआ? अगर आप उनसे ऊंची आवाज में पूछें कि आप उन्हें पैसे देकर क्यों परेशान कर रहे हैं। मैं आपके चाचा के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे व्हाट्सएप पर एक नंबर से एक सूची मिलती है। उस सूची में लोगों को पैसे की जरूरत है। यदि आप उन्हें कुछ धन ऋण के रूप में देते हैं और उस पर ब्याज देते हैं और यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो आप उन्हें ऋण दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा बचेगा जिसमें से आपको 40% कमीशन मिलेगा। वह कहता है कि उसे यह काम उसके पास स्थानांतरित कर देना चाहिए। वह कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कौन है या क्या करता है। तब मुझे समझ आया कि यह सब उस सट्टेबाजी ऐप माफिया के कारण है। वास्तव में इन सट्टेबाजी ऐप्स के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग कष्ट में हैं और उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया है। हमें उन सट्टेबाजी ऐप्स के पीछे के माफिया को ढूंढना चाहिए और उन सभी को बचाना चाहिए। तब कार्थी कहता है कि वास्तव में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे चाचा ने यह सब किया। उनका कहना है कि वह कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए खतरा है। हम दोनों को इसकी निंदा करनी चाहिए। अगले दिन वे दोनों बात करते हैं। वे अपने चाचा को लेकर जिला कलेक्टर के कार्यालय जाते हैं और कलेक्टर को सारी बात बताते हैं और फिर साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वे साइबर कार्यालय जाते हैं और अपने चाचा से पूछते हैं कि यह सूची किस नंबर से आ रही है और उनके चाचा ने किस नंबर पर राशि स्थानांतरित की है। हर बात का विस्तृत विवरण उन्हें दे दिया जाता है। वे फॉर्म और सभी विवरण साइबर अपराध कार्यालय में जमा करते हैं। वे इसे प्रस्तुत करते हैं और 10 मिनट तक बात करते हैं। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि यह बहुत बड़ा अपराध है और यह सब यहाँ नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यह सट्टा माफिया डॉन मुंबई से यह सब कर रहा है। हमने सोचा कि यह कोई छोटी सी बात है, लेकिन हमें इतने बड़े नेटवर्क और इतने बड़े माफिया की उम्मीद नहीं थी। नानी और कार्थी दोनों अपराध शाखा के प्रमुख अजय वर्मा से किसी भी कीमत पर इसे रोकने के लिए कहते हैं। वे भी मदद करेंगे। अजय वर्मा, नानी और कार्थी मुंबई की यात्रा करते हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वे कहते हैं, हमें अपनी खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए, और फिर वे एक होटल में रुकते हैं और तरोताजा होते हैं। फ्रेश होने के बाद उन्हें साइबर अपराध विभाग से कुछ लोकेशन की जानकारी मिलती है। वे कहते हैं, आइए उन स्थानों पर नजर रखें और मुख्य स्थान कहाँ से आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुंबई के धारावी इलाके से आते हैं। ठीक है,
चलो धारावी चलते हैं। तीनों एक कार में बैठकर चले जाते हैं। निकलने के बाद एक नाला झील ट्रेकिंग में चलकर रास्ता दिखाता है। जब तीनों नाले से धीरे धीरे निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आईफोन के डिब्बे और मैकबुक के डिब्बे खुले हुए थे। सब कुछ नाले में तैर रहा था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वे उनका पीछा करते हैं और इस क्रम में तब तक चलते हैं जब तक वे नाले के अंत तक नहीं पहुंच जाते। एक बड़ी जल निकासी लोहे की पाइप दिखाई देती है। वे एक आदमी को गड्ढे से बाहर आते हुए देखते हैं। वे कहते हैं ठीक है और वहीं कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं तथा कुछ घंटों तक निगरानी में रहने का निर्णय लेते हैं। तभी कुछ लोग लोहे की नाली के पाइप से बाहर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। वे अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का पूरा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंदर उन्होंने कंप्यूटर, एक बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम, केबल, डेटा सेंटर सेटअप देखा और सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अपराध विभाग और कुछ पुलिस वहां आए और वहां पकड़े गए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने बताया, आपने हमें पकड़ लिया। क्या आप सोचते हैं कि अगर आप हम में से किसी एक को पकड़ लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा? यह बहुत छोटी बात है, लेकिन हम बड़े हैं। हम प्रतिदिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का ही घोटाला कर सकते हैं। इस तरह के घोटाले पूरे भारत में फैले हुए हैं। आप उन सभी को कहां पकड़ेंगे और वहां से निकलेंगे? उसकी बातें सुनकर कार्थी, नानी, अजय वर्मा तीनों दंग रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें और वे वहां से चले गए। वे मूर्ति की तरह खड़े हैं। वहां से लौटने के बाद अजय वर्मा अधिकारियों के पास जाकर कहते हैं कि यह बहुत बड़ी नेटवर्किंग है। अगर इसे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का समर्थन प्राप्त हो तो इस केस को और आगे ले जाकर कई अपराधियों और इन सट्टा ऐप गिरोह के सितारों को पकड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिकारी के पास पहले से ही रॉ और आईबी के मामले हैं और इस मामले के लिए भारत की ओर से राम नामक एक एजेंट मैदान में उतरा है। कुछ अन्य देश भी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। एजेंट राम और विषाक्त पुलिस की शेष कहानी जारी रहेगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको इस पर अगला अपडेट मिलेगा। मेरे प्यारे दर्शकों, अजय वर्मा ने अधिकारी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और एजेंट रैम के साथ काम करने का अवसर मांगा। वे कहते हैं कि ठीक है। यहाँ इस वीडियो जारी विषाक्त पुलिस और एजेंट राम लो जारी है। दोस्तों, अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज के साथ ऐसी और भी रोचक कहानियाँ शेयर करने के लिए हम आपके सहयोग से ऐसा करेंगे। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और सदस्यता लें। इस वीडियो को मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, लव यू ऑल।